दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर, एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति पे। तो क्षेत्रमिति में जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था उसके बारे में पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह क्वेश्चन सीटेट जो आपका जो 5 साल से 10 साल तक का जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर कैसे सॉल्व किया जाए। और इजी मेथड था, हम लोग रेशियो बेस्ड जो था हम लोग करके परसेंटेज निकाल देते थे। आज एक स्पेशल मेथड है, बाय द वे मेथड का नाम है इक्विवेलेंट परसेंटेज। यूजुअली हम लोग परसेंटेज में पढ़ते हैं, तो उसके हेल्प से मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन को आप काफ़ी इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं पिछले क्लास का, जिस तरह से हम लोग प्रोसीड कर रहे थे वो भी बेटर मेथड था, वो भी अच्छा मेथड था। क्या था, जैसे मान लीजिए कि स्फेयर है, फॉर एग्जांपल स्फेयर गोला, इसका जो रेडियस r है, ठीक है। और यदि हम कह दें कि r रेडियस में यदि 10% का इंक्रीमेंट होता है, यदि इसकी त्रिज्या में 10% का इंक्रीमेंट होता है तो इसके एरिया में कितना का इंक्रीमेंट होगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे। तो कैसे सॉल्व कर रहे थे, तो 10% का इंक्रीमेंट होता है, मतलब क्या हुआ, यदि ये 100 था पहले तो 10% का इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो गया, 110 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि इनिशियल जो रेडियस था और 10% इंक्रीज होने के बाद रेडियस क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 100:110। यहाँ से आ गया आपका 10:11, ठीक है। R1:R2 का रेशियो क्या हो गया, 10:11। R1 हो गया आपको ओरिजिनल जो आपका स्फेयर था, और R2 क्या हो गया, रेडियस जो 10% इंक्रीमेंट होने के बाद आपका स्फेयर बना, ठीक है। तो दोनों का रेडियस ये हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरिया में कितना का इंक्रीमेंट होगा। तो हमको पता है इसका जो एरिया होता है क्या होता है, 4πr²। जो सरफेस स्फेयर का जो एरिया होता है क्या होता है, 4πr²। मतलब 8 2 रहता है, तो एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A1:A2। इसका रेशियो हो जाएगा क्या, 100:121। मतलब जस्ट इसका स्क्वायर कर देंगे। यही यदि वॉल्यूम के बारे में पूछता तो वॉल्यूम को क्या कह देते, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाता, ये इसका क्यूब। मतलब ये हो गया 1000 से 1331, 11 क्यूब का जो वैल्यू होता है 1331। अब यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कितना का इंक्रीमेंट होगा, एरिया में कितना का इंक्रीमेंट होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 100 से 121 जाने में, 100 से 121 जाने में कितना का इंक्रीमेंट होगा, तो 21/100 × 100। मतलब क्या हो गया, 21%। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 21%, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ। देखिए 1000 है, इनिशियल वॉल्यूम था 1000, 10% जब रेडियस आपका बढ़ गया तो वहाँ से कितना हो गया, 1331। कितना बढ़ गया, तो 331। तो कितना परसेंट बढ़ा, 331/1000 × 100। यहाँ से कर सकते हैं आप 33.10%, ठीक है। तो कुल मिला के आपने देखा कि यदि रेडियस में 10% का इंक्रीमेंट होता है, रेडियस यदि स्फीयर का 10% से बढ़ जाता है तो एरिया जो होगा कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 21% से बढ़ जाएगा एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो कितना से बढ़ जाएगा, 33.10% से बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इसी, और यही यदि आपका जो आपका बेलन है, सिलेंडर रहता है, उसका क्या होता है, 2πrh। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उसका हम लोग पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम मेनली डिस्कस करना चाहते हैं, जो इसका एक यूनिक की फार्मूला है इस तरह का, जो बहुत सारे चैप्टर में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप उसको प्रॉपरली जान ले तो काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या फार्मूला है, कहा जाता है इक्विवेलेंट परसेंटेज फार्मूला।
बाय द वे इस फॉर्मूला को जब आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट परसेंटेज मतलब जैसे कोई दो आपका ये दिया हुआ है, मान लीजिए 10% है, इसको इस तरह से समझिए कि किसी भी कमोडिटी है, कोई भी सामान हो, उसका जो प्राइस है 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, वो आ गया बी के पास, बी से फिर 10% इंक्रीज हो गया, वो आ गया सी के पास। तो हमारा क्वेश्चन है कि ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। ए सेल कर दिया बी को विथ 10% प्रॉफिट, 10% दाम बढ़ा के बेच दिया, बी जो है 10% दाम बढ़ा के सी को बेच दिया, तो ये भी 10% प्रॉफिट ले लिया, ये भी 10% प्रॉफिट ले लिया। तो इक्विवेलेंट जो प्राइस जो बढ़ा, यहाँ से टोटल जो प्राइस कितना बढ़ गया, मतलब यदि यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना बढ़ा, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेथड है आपका a प्लस ए बी बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि आपका 100 रुपया किसी चीज़ का प्राइस है, 10% प्रॉफिट लेके बेचे, कितना में बेचिएगा, 110 में, 110 रुपया है, फिर से 10% प्रॉफिट लेके बेचे, तो 110 का 10% कितना हो गया, 11 रुपया, तो 11 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 121। मतलब ये हो गया कि 100 रुपये पे आपको जो है मैं 2 बार 10% इंक्रीमेंट होने के बाद कितना आ गया आपका, 21 रुपया बढ़ गया, मतलब 121 हो गया। तो टोटल इंक्रीमेंट जो हो गया यहाँ पे कितना हो गया, 21%। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसी को इस मेथड पे कैसे निकालेंगे, यहाँ ए और बी जो है क्या है, ए परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, बी क्या हो सकता है, परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज। मतलब यहाँ तो दोनों में प्रॉफिट लिए, तो हम लोग इस तरह से किए, किसी एक में लॉस भी हो सकता था, या कम दाम में इसको 10% कम दाम में बेचना पड़ा, तो उसका रिजल्टेंट हम ओवरऑल क्या होगा इसमें हम लोग देख पाएंगे। तो ए बी जो है आपका, जस्ट ये जो परसेंटेज रखे, ये बी जो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज है, या परसेंटेज प्रॉफिट कह दीजिए या परसेंटेज लॉस कह दीजिए एक इसमें, तो ए बी कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो जैसे इस केस में यदि इंक्रीज हो या फिर प्रॉफिट का केस हो, तो ए को जो है हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ये जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का केस होगा, तो यदि परसेंटेज इंक्रीज रहे या फिर प्रॉफिट का केस हो, ए का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, और यदि परसेंट डिक्रीज का केस हो या फिर लॉस का केस हो तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव। सीधा समझिए, यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, दाम तो बढ़ जाएगा आपका, उसमें तो जोड़ना पड़ेगा, और यदि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है वैल्यू, तो उसमें हम लोग माइनस करेंगे। प्रॉफिट है मतलब दाम बढ़ेगा तो उसमें प्लस करना है, लॉस है मतलब दाम कम जाएगा सेल करने के समय में, तो उसको निगेटिव लेना है। तो प्रॉफिट और इंक्रीज के समय में जो वैल्यू जो है पॉजिटिव लेना है, और जो डिक्रीज या लॉस के समय में जो वैल्यू को निगेटिव लेना है, ठीक है। ये तो कोई भी यदि इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज होगा तो निगेटिव लेंगे। इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब हो गया कि ए का वैल्यू भी हो गया +10, बी का वैल्यू भी हो गया +10, ये भी 10% से इंक्रीज हो रहा है, ये भी 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 + 10 + 10 × 10/100, मतलब कितना हो गया 21%, 10 10 20, इसका 1 आ गया 21% आ गया। यही तो आपका आया था यहाँ पे 21%। तो समझ रहे हैं, जब कंसिक्यूटिव परसेंटेज दिया हुआ हो, लगातार इस पे निकालना है फिर इस पे निकालना है, तो ओवरऑल हम लोग निकाले 21%। इसी चीज़ को हम यहाँ पे दिखा दिए कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, सीधा हमारा यहाँ पे आ गया 21%, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझिए, ये मेथड सही जाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में हो जाएगा, और मेंसुरेशन में इसमें कहाँ पे आपका कर पाएंगे उसको हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद दिखा देंगे।
कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी है, चीनी मान लीजिए या कुछ भी है, ठीक है, तो उसका दाम जो है आपका सबसे पहले 10% बढ़ गया, ठीक है, उसका जो भी प्राइस आया, ठीक है, अब जब दाम बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या सोचेंगे कि थोड़ा चीनी का खपत में थोड़ा कमी कर दें, कंजम्पशन थोड़ा कम कर दें, तब तो आपका जो खर्च होगा वो बैलेंस्ड हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो चीनी का दाम बढ़ जाए, यदि बढ़ गया तो उसके बाद चीनी का दाम जो है हम खपत में जो कंजम्पशन है उसमें हम 10% कम कर देते हैं। तो आपके रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा या कम खर्च करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि चीनी का दाम 10% से बढ़ गया, लेकिन हम 10% से अपना एक्सपेंडिचर जो है, खपत जो है वो हम कम कर रहे हैं ताकि हमको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े। तो किस तरह से करिएगा इसको, तो यहाँ पे 10% जो है आपका इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर जो है 10% डिक्रीज हो रहा है। तो इक्विवेलेंट जब निकालने के लिए जाएंगे हम लोग, तो ए क्या हो गया, यहाँ पे 10% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, बी जो है 10% डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दिए। फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या था इक्विवेलेंट परसेंट का, ए प्लस ए बी प्लस, ठीक है, ए की जगह 10, बी की जगह -10 प्लस 10 इंटू -10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये देखिए कैंसिल हो गया आपका 10 इंटू 10 100 माइनस 100 बाय 100 -1। तो टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका प्राइस जो है, कंजम्पशन जो है, रेवेन्यू जो है आपका डिक्रीज हुआ, मतलब आपको 1 रुपया, ये जो 1% है ये आपको कम खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है, ये 1% जो है ये कम खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। अच्छा, ये यदि 3 रहे तो 3 का मान लीजिए 10% कैलकुलेट करिए या फिर 10% कैलकुलेट करिए, ये 3 रहे वैल्यू, तब उसके लिए हम लोग किस तरह से इक्विवेलेंट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 2 में अप्लाई करते हैं, 2 में अप्लाई करते हैं तो ये तीनों मान लीजिए कि इंक्रीज का केस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 21। अब 21 को जो है इस 10 के साथ लगा लीजिए, क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10, यहाँ से आपका हो गया 31 प्लस 2.10, यहाँ से कह सकते हैं 33.10, ठीक है। तो 3 यदि आपका रहे तो उसका इक्विवेलेंट जो निकालिएगा इसी तरह से आपको निकालना है। चलिए अब इसका मेंसुरेशन में क्या है देखते हैं हम लोग। मेंसुरेशन है, मान लीजिए कह रहा है कि कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल होगा तो उसका लेंथ तो होगा, विड्थ होगा, तो लेंथ में जो है आप 10% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और बी में जो है आप मान लीजिए कि इसमें 10 ऐसा कोई दूसरा वैल्यू -20% डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ को आप 10% से बढ़ा रहे हैं और विड्थ को जो है 20% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल चेंजेस इन एरिया, क्षेत्रफल में कितना कमी आएगा या बढ़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो पहले का तो मेथड था ही, आप पता होगा कि सबसे पहले हम इनिशियल एरिया कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल एरिया हो गया LB, उसके बाद 10% बढ़ाने के बाद एरिया क्या हो जाएगा हमारा L इंटू 1 प्लस 10/100, ये फिर इंटू B इंटू 1 प्लस 20 है यहाँ पे, तो 20/100, फिर ये आपका इनिशियल था, ये फाइनल हुआ, तो दोनों माइनस करेंगे, उसका हम वहाँ से परसेंटेज जो था हम लोग कैलकुलेट करते थे। लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, ये देखिए, आपको जो है जहाँ पे आप इस तरह का यदि फॉर्मेट देख लें, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट परसेंटेज का इस तरह का जहाँ पर फॉर्मेट आ गया, तो आप वहाँ पे इक्विवेलेंट परसेंटेज जो है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव, यहाँ से ये आया और यहाँ से फिर ये आया,
तो इस केस में जो भी है आपका, मान ली ए है, तो ये आपका यदि x% हो, ये y% हो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100। फिर तो जहाँ भी कंसिक्यूटिव वाला बात आएगा वहाँ पे आप ये ए बी मेथड जो कहिए इक्विवेलेंट परसेंटेज फार्मूला का जो मेथड है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेक्टेंगल है, उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है 10% से, विड्थ जो है डिक्रीज कर रहा है 20% से, तो ओवरऑल एरिया में कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया जो होगा क्या होगा, तो यहाँ 10 है, ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है -b, ये 10% प्लस है और b जो है -20% से डिक्रीज कर रहा है, यही तो है। तो ओवरऑल कितना चेंज आएगा, लगा देते हैं ए बी मेथड, क्या है a प्लस b प्लस ए बी बाई 100, इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना चेंज होगा वो आ जाएगा यहाँ से, ये प्लस 10 इंटू -20 बाई 100, ये कितना हो गया -10, ये कितना हो गया -2, ये हो गया -12। मतलब एरिया जो चेंज होगा निगेटिव आ रहा है, मतलब एरिया जो है वहाँ से कम हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब जो पहले जो ओरिजिनल एरिया था उसमें यदि आप 10% लेंथ में इंक्रीज कर दीजिए, 20% विड्थ में डिक्रीज कर दीजिए, तो ओवरऑल एरिया जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। कितने प्रतिशत से कम हो जाएगा, 12% से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह का, ये तो आप रेक्टेंगल के, मान लीजिए स्क्वायर रहता, स्क्वायर के केस में यदि स्क्वायर का केस रहता, मान लीजिए ए साइड है, चारों साइड तो इक्वल होगा, तो हम यदि कह दें कि ए में यदि 10% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी भी जो वर्ग है स्क्वायर है उसका किस एक साइड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 10% का है। ठीक है, तो 10% इंक्रीमेंट होने के बाद जो है उसके एरिया में परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो होगा उसमें कितना से बढ़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, बस ए बी मेथड लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि हमको पता है, देखिए इसका एरिया होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए। जब आप 10% से बढ़ाएंगे तो इसका भी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 + 10/100, 1 + 10/100। ये मेंटली हम ऑपरेशन बस कर रहे हैं कि इसमें अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ फॉर्मेट तो भाई आ रहा है, चलो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, ए बी मेथड लगा देते हैं, ए बी मेथड बोलिए या इक्विवेलेंट परसेंटेज फार्मूला बोलिए, तो क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है आपका, देखिए यहाँ पे 10% है और दूसरा भी जो है क्या है 10% ही होगा इंक्रीमेंट, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज इन एरिया जो आपका इसका वजह 10% से साइड बढ़े तो उसका जो एरिया बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, 21% से बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, कितना हो जाएगा 21% से। अच्छा, अब यदि हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब के केस में क्या करेंगे हम लोग, क्यूब का मान लीजिए कि कोई एक साइड जो है 10% बढ़ा दिया गया, एक क्यूब है, इसका जो कोई एक साइड है वो 10% से बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो हमको इसमें जानना है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया एंड परसेंटेज चेंज इन एरिया मतलब क्या, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, और परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, दोनों हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन एरिया और परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दोनों हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यदि कोई एक साइड जो है 10% से बढ़ाया गया है तो एरिया हमारा फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर, मतलब 10-10 करके 2 बार बढ़ेगा, 10 + 10% + 10%। यही वॉल्यूम की जब हम बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब ए का 3 बार होता है, मतलब +10 + 10 + 10, यही तो होगा। इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं,
ये 2 10 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले निकाले थे, 20% से इंक्रीज कर जाएगा आपका एरिया। और वॉल्यूम कितने से इंक्रीज करेगा, ये कितना हो गया 21, 2 का इक्विवेलेंट, और ये 10 के साथ लगा देते हैं हम लोग, तो 21 + 10 + 21 × 10/100, मतलब ओवरऑल क्या हो गया 31 + 2.10, मतलब हो गया 33.10। ठीक है, तो इस तरह का जैसे कहीं भी रहे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर के केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि रेडियस यदि बढ़ रहा है 10% से, तो इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो कितने से बढ़ेगा, तो 2πr है, r जितने से बढ़ेगा, यहाँ पे एक ही r है तो मतलब 10% से ही बढ़ेगा। यही यदि πr² रहता, जो वॉल्यूम की यदि बात करते, तो यहाँ क्या है r 2 बार है, मतलब ये जो कितना से बढ़ेगा 10 10 करके 2 बार से बढ़ेगा, मतलब 10 + 10 + 10 × 10/100, ये 21, मतलब जितना r रहेगा उसके अनुसार से आपको ऑपरेट कर लेना है। 2πr² r 2 बार इसको ऑपरेट कर लेना है। ठीक है, तो इसके अनुसार से आप परसेंटेज चेंज इन एरिया या परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया या फिर परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो देखिए दूसरे चैप्टर से मैं किस तरह से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, इसको भी देख लीजिए। जैसे आपका हो गया, मान लीजिए कि किसी का इनकम, मान लीजिए कि इनकम जो है पहले 10% से इंक्रीज होता है, ठीक है, एक साल, फिर से जो है आपका 20% इंक्रीमेंट होता है, तो 2 साल के पीरियड में टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर यदि कह दे कि 10% से इंक्रीमेंट हुआ और दूसरे साल 5% से इनकम कम हो गया, सैलरी कम हो गई किसी भी कारण से, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से, तो यदि 10% से यदि कम हो गया और 5% से सैलरी डिक्रीज, 10% से इंक्रीज हो गया, 5% से डिक्रीज हो गया सैलरी, तो 2 साल में ओवरऑल कितना आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, कितना बढ़ा, वो आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 - 5, बेसिकली ये कर रहे हैं हम लोग, प्लस 10 × -5/100, मतलब क्या हो गया 5 प्लस ये हो जाएगा 0.5 माइनस, मतलब ये हो गया 4.5% से, तो 2 साल में जो आपका इंक्रीमेंट हुआ टोटल कितना हो गया 4.5% से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख ही चुके हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये किसी चीज़ का दाम 15% बढ़ा दिए, फिर से 10% बढ़ा दिए या कम कर दिए, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा उसको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, और तो और इसको आप जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट तो सबको ईजी लगता होगा निश्चित रूप से, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हैं, वो देख लेते हैं एक बार कैसे। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमको दे दिया कि 1000 रुपया निकालना, प्रिंसिपल है 1000 रुपया, रेट आपका दे दिया मान लीजिए 10%, टाइम जो है आपका 3 इयर्स। ठीक है, इस केस में आपको यदि कहा जाए कि आपको कितना परसेंटेज जो है टोटल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, या परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। जब परसेंटेज होगा तो इसके ऊपर तो निकाल लेंगे तो अब आपका ऐसे भी आ जाएगा, तो परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप इसको बनाना चाहते बाय हेल्प ऑफ जो आपसे पहले भी आप फॉर्मूला पढ़े हुए थे, इस पे बनाना चाहते कि 3 साल में जो है आपका अमाउंट कितना होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा a - p/100 ये हो जाएगा, और परसेंटेज CI जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो CI जो भी होगा कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय अमाउंट माइनस इतना मल्टीप्लाई बाय 100। पहले तो आप इसी तरह से बनाते होंगे, है कि नहीं। अब देखिए इस तरह से आप सोचिए इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट है कि 1 साल में फर्स्ट ईयर मान लीजिए कि जो भी है 10% आपको मिला, ठीक है,
ये आपका जो होने के बाद जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आ जाता है उस इंटरेस्ट के साथ 1000 प्लस 1000 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 100 रुपया, मतलब हो गया 1100 रुपया। अब जो इंटरेस्ट चलेगा सेकेंड ईयर, ठीक है, वो 1100 पे कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड ईयर में फिर से 10% हुआ, तो 1100 का 10% निकालिए 110 रुपया, मतलब क्या हो गया 1210 रुपये टोटल हो गया। अच्छा 2 साल ही रखते हैं, आसान लगेगा। अब 1210 हो गया, तो अब कितना आपको हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 210 रुपया मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू 100। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 21% जो है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बना टोटल 2 साल में। 3 साल, अब 2 साल में बना, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा इतना आसानी से। 10% है, फिर से 10% है, 2 साल का, आपको पता ही है 10 प्लस 21% हो जाएगा, ठीक है। इसी को यदि 3 साल के लिए रहता, 3 साल के लिए आपको ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन इस केस में देखिए थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा। 3-10 है, मतलब क्या 21 ऑलरेडी आ चुका है 2-10 का, प्लस एक और निकाल लेते हैं 21 इंटू 10/100, मतलब कितना हो 3133.10। तो टोटल आपको जो लगा उस पर 33.10 जो है आपका टोटल परसेंटेज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको, आप यदि आप दिए हुए हैं तो आपको मिलेगा, यदि आप लोन लिए हुए हैं तो आपको देना पड़ेगा 33.10 फॉर 3 ईयर्स। यदि 10% जो है एनुअली आपका है। तो एक बात ध्यान लीजिए, जब बैंक से आप में कोई पैसा रखते हैं तो उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन जब आप वहाँ से लोन लेते हैं तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो है इंटरेस्ट जोड़ करके आपसे ले लेती है। तो यही जो दोनों का डिफरेंस होता है, और रेट भी डिफरेंस होता है। आपको मान लीजिए कि एफडी करें या रेकरिंग करें तो आपका परसेंटेज क्या रहेगा, वो 7, 6, 5 इसी के आसपास ऑसिलेट करेगा, लेकिन यदि आप लोन लेने के लिए जाइएगा तो वो आपका 12, 14, 15 ये आसपास हो जाता है। तो यही जो है इसी का जो डिफरेंस है, उसी पे जो बैंक क्या करता है, बिजनेस करता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन था पिछले क्लास का रेशियो पे, तो हम लोग देख लिए। आज हम लोग ये भी मेथड से भी देख लिए कि किस तरह से आप क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी एक ये जो कुछ 2 डायमेंशनल क्वेश्चन जो बचा हुआ था, जो हम लोग सॉल्व पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे और सीटेट के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो उसका क्वेश्चन लोग कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/π है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात क्या है। कैसे निकालिएगा इसको। वर्ग का क्षेत्रफल जो है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a², सर्किल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। तो कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना है 16/π है। तो यहाँ से आप a/r निकल जाएगा, आपको पाई कैंसिल हो जाएगा। देख ही लीजिए, ये तो आसान आपका है 4:1। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि a व्यास कह रहा है, तो a:2r क्या हो जाएगा, तो a:2r यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:2, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, मतलब 4:2 मतलब 2:1, ये आपका रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है, तो इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई क्या होगी। क्या क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका जो आधार है 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया जो है आपका 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा क्या होगा, मान लीजिए लेंथ मान लेते हैं a, तो परपेंडिकुलर ये दे दिए हम लोग। और समद्विबाहु त्रिभुज हमको पता है कि ये लाइन जो होता है क्या होता है, लाइन ऑफ सिमिट्री होता है, मतलब इस ट्रायंगल ये ट्रायंगल इक्वल हो जाता है, आपका जो कंग्रुएंट हो जाता है। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में इसका लेंथ यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा इसका लेंथ,
तो ए स्क्वायर ये आपका ए, मान लीजिए इसको डी बोल दे, तो एडीसी जो है आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस केस में एडी का जो लंबाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, ये हो गया। अब जब ये पता चल गया आपको, तो आप यहाँ से एरिया का फॉर्मूला जो है हाफ इंटू बेस 48 ये दिया हुआ है इंटू हाइट, हाइट जो है ये आपका यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू जो है आपका कितना है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप जो है ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर है उसका लेंथ हम लोग ए माने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। स्केल मानचित्र पे जो है आपका स्केलिंग कैसे होता है, बाय द वे रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एक मानचित्र का स्केल जो है 1:10,000 दिया गया है। मानचित्र पे एक जंगल को 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की माप के एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। तो इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो 1:10,000 दिया गया ये सेंटीमीटर में, तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का जो जंगल है इसको आप किस तरह से दिखाएंगे, कितना एरिया होगा एक्चुअल में। अब 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं आप, जब एग्जैक्टली 10,000 सेंटीमीटर है कि नहीं। मैप है तो मैप पे तो थोड़ा छोटा छोटा दिखाना पड़ेगा, तो 10,000 सेंटीमीटर के लिए यूज़ किया जा रहा है 1 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो है तो 1 सेंटीमीटर की जगह इतना 10 सेंटीमीटर के लिए 10 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 शून्य, ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 शून्य। तो ये आपके एक्चुअल जो है आपका एरिया ये हो गया। अब एक्चुअल एरिया इतने क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में, हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किए, 200 नहीं चला गया, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट किए, मतलब क्या हो गया 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यही आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया था उसी में आपका जो है 1 जो है वो फैला हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। तो वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप जो है क्या कहते हैं, बराबर है। सिंपल क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप जो है वृत्त के परिमाप के बराबर है। यहाँ से आपको जो है क्या हो जाएगा, a/r का रेशियो आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि जो एरिया का अनुपात क्या होगा, तो एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया होता है स्क्वायर का a स्क्वायर और इसका क्या हो गया पाई स्क्वायर, मतलब इसको 1/π इंटू a/r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आप a/r को रिप्लेस कर दीजिएगा, वहीं से आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कि किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई l सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। अब देखिए इसमें आयत का जो लेंथ दिया हुआ है l, परिमाप दिया हुआ है a, लेंथ दिया हुआ है आपका l, परिमाप दिया हुआ है a। तो ये पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ मान लीजिए, विड्थ मान लेते हैं b। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो विड्थ होगा उसको l और a के टर्म में बताइए कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमको पता है परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन में a दिया हुआ है और l दिया हुआ है, b हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप कि b जो होगा क्या हो जाएगा a/2, इस l को भेज दीजिए माइनस l, ये हो गया आपको। तो b का जो हो गया क्या हो गया a/2 माइनस l, b का वैल्यू हो गया इन द टर्म ऑफ l एंड a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका,
कह रहे कि दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर है, इनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है, तो उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दो स्क्वायर है, ये आपका 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर का जो है आपका क्या है, एक का x सेंटीमीटर है, दूसरे स्क्वायर का जो है 2x + 1 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप 4x, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4x, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को जोड़ने के बाद कह रहा है ये है वैल्यू 100। तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कह पाएंगे कि बड़ा वर्ग कौन सा होगा। ऑब्वियसली ये बड़ा वर्ग होगा, तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, जो भी आएगा x का वैल्यू 2x + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। यही जो है हमारा बड़ा वाला जो स्क्वायर है, बड़े वाला जो वर्ग है, उसका हम लोग एरिया इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे। तो चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और कुल मिला के जो मेंसुरेशन का जितना भी था वो हमने ये 4-5 जो लेक्चर हुआ सारा कुछ कवर हो गया। इससे ज़्यादा सीटेट में आपको कुछ आने वाला है नहीं। सीटेट से 2 कदम ज़्यादा जो हो सकता था वो हमने ऑलरेडी कवर करवा दिया। यदि आने का बढ़ेगा तो इसके अंदर ही आएगा, तो इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। तो आज जो है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास देखते हैं क्या किया जाए। और यदि आपको लगे कि सर ये चैप्टर कवर करिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसको प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।